हेलो एवरीवन। और जो चैप्टर आज हम लोग करेंगे उसका एक्चुअली पूरा यूनिट हम लोग करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो पूरी यूनिट का नाम है अपने प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होगा, बहुत लोग का अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट भी नहीं होगा। बट जितनी भी चीजें देखो, अगर आपने अभी तक कंप्लीट किया है नहीं किया है, अब कुछ मैटर नहीं करता। अब सिर्फ इतना मैटर करता है या तो अगर आप वीडियो आपके लिए किस लिए हेल्पफुल होगी, किस तरीके से, तो जितने भी पुराने 10-12 साल के पीवाईक्यूज आए हैं, जिस जिस टॉपिक से आए हैं, मैं आपको हर एक टॉपिक बताऊंगी कि हाँ इस लाइन से आया है, इस लाइन से आया है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। या इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है इसको अच्छे से कर लो, ये इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ठीक है एटलीस्ट ये वाला तो आप कर ही लो। तो इस तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो भी आप इसको देख सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो एक बात समझ के चलिए कि इस पूरी यूनिट से आपके 8 सवाल, 10 या 12 सवाल तक आपके आएंगे। कितना भी कम आएगा तो 8 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया। 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में फ्लक्चुएट करता है, इसी के बीच में आपका क्वेश्चन आएगा प्लांट फिजियोलॉजी से। मतलब आपके पास 32 से 40 मार्क्स का आपके पास है, आप इसके बीच में ला सकते हो। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। तीनों हम लोग करेंगे विद इन 1 आवर। ठीक है, 50 मिनट 40 मिनट के अंदर। प्लांट फिजियो, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, पहला जो चैप्टर है मेरे साथ एनसीईआरटी लेके बैठना, और अगर आपको मेरी एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए तो भी मैं आपको दे दूंगी, बट मेरे साथ एनसीईआरटी लेके बैठो, साथ साथ हाईलाइट करते चलो, जहां पे आपको लगे वीडियो पॉज करके वहां पे अच्छे से हाईलाइट कर लो, तो ये भी कर सकते हो। बट बशर्ते अगर आपको मेरा एनसीईआरटी चाहिए जो भी मैं अभी करा रही हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करके उसमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी। तो देखो, इसमें यहां से तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसमें से, तो आपको रीड करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। इसके अलावा जो ये वाला पेज आता है जहां पे पूरे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें यहां से मैं आपको बोल रही हूँ कि जितने भी साइंटिस्ट का नाम है ना, एक बार रीड कर लीजिए और उन्होंने क्या किया। जैसे जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि प्लांट रिस्टोर कर देता है एयर को। ठीक है, जो भी बर्निंग कैंडल और एनिमल की वजह से हट गई थी। तो ये वाली लास्ट लाइन, हर सारे एक्सपेरिमेंट की लास्ट लाइन देख लेना। जोसेफ प्रिस्टले की ये वाली लाइन देख लेना। इंजन हाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या बताया था कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये वाली लाइन देख लेना। इसके बाद जूलियस वॉन शैक का था, ग्लूकोज का उन्होंने एविडेंस दिया था, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आया है 2019 में, और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने कौन सी एल्गी यूज की थी। एल्गी थी क्लेडोपोरा। ठीक है, कहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ था, बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट, करेक्ट। तो 2019 में क्वेश्चन भी आया है, और एक बार आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका सवाल आया 2018 में, यहां से सवाल पूछा गया था कि O2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कब O2 किसके थ्रू नहीं प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे ऑप्शन में एक दिया गया था, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो यही था आपका ऑप्शन। एक्चुअली आपको यहां से समझ में आएगा कि जैसे जब हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि CO2 से आपका O2 आ रहा होगा, लेकिन CO2 से O2 नहीं आता है, H2O से आपका O2 आता है। तो जब ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिया गया तो वहां पे H2O की जगह पे H2S लिया गया, तो वहां पे सल्फर या सल्फेट मिला, ना कि O2 मिला। तो जब H2O की जगह पे H2S रखा गया तो इस रिएक्शन में O2 ना मिलकर के सल्फर मिला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए ये नाम याद रखिएगा कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को जब लिया गया था तब H2S के साथ कराया गया था, है ना। यहाँ CO2 था, यहाँ H2S था, और यहाँ पे ऑक्सीजन ना बन करके सल्फर या सल्फेट बनी थी। यहां से क्वेश्चन आया था 2018 में। इसके बाद ये लाइट और डार्क रिएक्शन का, ये मैंने आगे एक ऐसे कॉलम बना के लिखा है, तो एक बार वहां पे चेक कर लीजिएगा। बाकी ये डायग्राम आपका सेल वाले चैप्टर में भी दे रखा है, तो एक बार ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या है। इसमें से यहां से सवाल आया है कि बता, एक्चुअली कलर मैच द फॉलोइंग था। क्लोरोफिल एक साइड लिखा था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, एक साइड ये चारों लिखे थे, दूसरी साइड इन्हीं के जो कलर्स है ना, कि किसके किसके बीच में वैरी कर रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ के बीच में स्टैंड कर रहा है, तो वो सारे को ऊपर नीचे करके दिया गया था। तो ओवरऑल आपका मैच द फॉलोइंग था। क्लोरोफिल ए का एक बार चेक कर लीजिएगा कि ब्राइट है, ब्लू ग्रीन है। क्लोरोफिल बी का है येलो एंड ग्रीन है। ज़ैंथोफिल का येलो है, और कैरोटीनॉइड का येलो ऑरेंज है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहां से सवाल पूछा गया था। और नेक्स्ट इसमें आया था लाइट रिएक्शन में रिक्वायरमेंट पूछी गई थी कि किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, तो H2O, लाइट एंड क्लोरोफिल की 2024 का सवाल था आपके। और इसके अलावा डायग्राम एक बार देखते चलिएगा। साथ ही साथ 2023 का सवाल था कि PS सेकंड जो होता है, जो PS2 होता है, PS सेकंड, इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो 680 नैनोमीटर होता है, और जो PS फर्स्ट है उसका 700। तो जो नीचे लिखा होता है ना, यही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं तक ले सकता है। तो जो फर्स्ट है उसमें 700 है,
सेकंड का क्वेश्चन आया था तो उसका है P, उसका है 600 नैनोमीटर, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आया था। इसमें से क्या पूछा गया था, देखो एक तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से सवाल पूछा गया है, तो इसको एक बार चेक कर लेना कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। जहां से भी आपने क्लास किया है तो ये चीज दिखाया बताया होगा उन्होंने, तो एक बार ये चेक कर लेना। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बार सवाल आया था 2020 में। इसके अलावा आपका सवाल आया है 2021 में, 18 में, 2023 में, यहां से पूछा गया है। ये क्या है, तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बारे में बात की गई थी कि नॉन साइक्लिक में कौन कौन होता है, पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों होगा, एटीपी एनएडीपीएच प्लस एच प्लस और O2 तीनों चीजें रिलीज होती हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। साइक्लिक कहां पे होता है, पीएस फर्स्ट में होगा, एटीपी बनेगी और स्ट्रोमा लैमेली में होगा। ये कॉलम के फॉर्म में बना करके आप याद रख सकते हो। इसके बाद 2020 में सवाल पूछा गया था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, सवाल क्या था कि हाउ डज पीएस सेकंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन कहां से उसके पास आते रहते हैं, तो वाटर की स्प्लिटिंग करता है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन उसको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, ये तो यही वाली लाइन है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड with the PS2 which itself is physically located on the inner side of membrane। लोकेशन भी एक बार आप याद रख सकते हो कि inner side of thylakoid membrane, ठीक है, लोकेशन याद रख सकते हो, यहां से सवाल आ सकता है। और नेक्स्ट यहां से है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको याद रखिएगा कि नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों होगा, साइक्लिक में सिर्फ PS1 होगा, ये याद रखिएगा। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन 2021 में यहां से सवाल पूछा गया है कि व्हेन द टू फोटोसिस्टम वर्क्स इन सीरीज PS2 फर्स्ट PS2 देन PS फर्स्ट, तो ये नॉन साइक्लिक होगा जो कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा तो वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, वो 2021 में आया है। दोनों की लोकेशन दी गई है, स्ट्रोमा लैमली और मेम्ब्रेन एंड लैमली ऑफ द ग्रेना, PS1 एंड PS सेकंड, ये वाली लोकेशन कि नॉन साइक्लिक कहां पे हो रहा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, और साइक्लिक कहां पे हो रहा है, स्ट्रोमा लैमली में। सेम चीज यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट करके बताई है, यहां से सवाल पूछा गया। देखो इस लाइन से सवाल पूछा गया 2021 में कि नॉन साइक्लिक में कौन कौन रहता है, कौन कौन फंक्शनल है, PS1 या PS2 या दोनों। सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि साइक्लिक में कौन फंक्शनल रहता है, तो साइक्लिक में ओनली PS फर्स्ट। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये तो आपको आनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो एटलीस्ट इसको पक्का कर लो ताकि यहां से आपका सवाल ना गलत हो। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसमें यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। इसमें आपको हाइपोथेसिस बतानी थी, उन्होंने 3-4 को ऑप्शन दे रखा था अलग अलग हाइपोथेसिस का, तो आपको एक चूज करना था उसमें से, तो इसका ऑप्शन था कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। 2024 का सवाल था ये। नेक्स्ट देखो पढ़ना आपको सब है, सिर्फ मैं आपको ये बतानी हूँ कि पिछले 2010 से 2013 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मेनली कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए, ठीक है। एक सवाल आया था डायरेक्टली, आप देख रहे हो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से सवाल पूछा जा रहा है, मतलब लाइन भी वो चेंज नहीं कर रहा है। और देखो इसमें पूछा गया है कि केमियोऑस्मोसिस रिक्वायर्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसमें एक मेम्ब्रेन की, प्रोटॉन पंप की, प्रोटॉन ग्रेडियंट की और एटीपी सिंथेस की। तो 2023 का सवाल ये भी था, उन्होंने 5-6 ऐसे दे रखे थे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना था ना, मल्टीपल चॉइस था, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना था। तो 2023 का सवाल ये है। एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ पे यूज होते हैं, इस पैराग्राफ से कई सारा सवाल आ चुका है, एक बार आप देख लीजिए कि देखो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी, थैलेकॉइड में, डार्क रिएक्शन होती है स्टोमा में। 2015 का सवाल है, दोनों ने डार्क रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा था, और इस लाइन से पूछा है 2018 में, 2022 से, सिर्फ एक लाइन से। लाइन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या थे, एटीपी, एनएडीपीएच और O2 बाहर चला जाता है और ये दोनों डार्क रिएक्शन में यूज कर लिए जाते हैं। तो O2 डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, O2 क्लोरोप्लास्ट के बाहर चला जाता है, ये पूछा गया आपके थे 2024 में, और इस लाइन से आया था 2018 और 2022 में। आप देख रहे होगे कि देखो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ में आता है, इंटरेस्ट बनता है, हर चीज है, लेकिन जब ऐसे कोई बताता है ना कि देखो ये वाली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आपको रियलाइज होता है कि इतने बेसिक लाइन से आपका सवाल बन सकता है, आपके झोली में 4 नंबर आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये कर रही हूँ। तो देखो ये वाली लाइन है कि कौन कौन बना था, क्या क्या प्रोडक्ट था, तो ये 2018-2022 में आया है, और CO2 ऑक्सीजन आपका बाहर चला जाता है, ये आपको 2024 में पूछा गया। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। 2024 का सवाल था ये कि एटीपी एंड एनएडीपीएच बिसाइड CO2 एंड H2 क्या क्या, दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। करेक्ट, वही है ना कि डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जरूरत होती है, यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच की। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है, 2024 का क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया है कि बायोसिंथेटिक पाथवे, इसी को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये याद रखिएगा कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट इसमें पूछा गया, ये पूरी उसके साइकिल के बारे में बात की गई है, ठीक है, ये आप देख सकते हो एक बार। यहां से सवाल आया है 2024 में, क्या था,
ये तीनों का नाम ABC करके दिया गया था, आपको बताना था कि पहला कार्बोक्सिलेशन है, दूसरा रिडक्शन है, तीसरा रीजनरेशन है। उसके बाद सवाल आया 2022 में रिडक्शन से, जो ये वाला स्टेप है ना, यहां से सवाल पूछा गया कि एक CO2 फिक्स करने में कितने ATP और कितने NADPH लगते हैं। ये रही लाइन कि 2 मॉलिक्यूल ATP लगते हैं और 2 ही NADPH भी लगते हैं। तो यही सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक CO2 फिक्स करने में कितने ATP लग रहे हैं और कितने NADPH लग रहे हैं। इसके बाद रीजनरेशन में एक ATP यूज हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये ATP रहा, ये ATP रहा, NADPH इसमें भी यूज हो रहा है ना, 2 ATP 2 NADPH यूज हुआ था एक CO2 फिक्स करने में। इस लाइन को आप एक बार याद रखिएगा, बाकी यहां से तो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। देखो 2024 में पूछा गया है, 2000 में, 2004 में, 2023 में, और पॉसिबिलिटी रहती है कि आ जाएगा। तो सिंपल सा है, 6 CO2 से क्या क्या बनना है आपका। 6 CO2 फिक्स करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH की यूज हो रही है। एक CO2 के लिए कितने की यूज होगी, डिवाइडेड बाई 6 कर दो, 3 ATP एंड 2 NADPH। ये लाइन है, यहां से 2024 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि एवरी CO2 मॉलिक्यूल इंटरिंग इन द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 NADPH आर रिक्वायर्ड। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था और यहीं से 4 साल सवाल पूछा जा चुका है इसी पैराग्राफ से कि 6 CO2 को फिक्स करने में क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें, 18 ATP की और 12 NADPH की, और एक ग्लूकोज उससे बच जा रहा है। यहां से सवाल आया था। फिर इसको आप एक बार याद रखिएगा कि बंडल शीथ सेल है, पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट्स और कॉल्ड बंडल शीथ सेल। बंडल, वेस्कुलर बंडल के बड़ी बगल जो लार्ज सेल्स होती है उसी को बंडल शीथ सेल बोल रहे हैं। एंड द लीव्स, और जो लीव्स होती है उसकी एनाटॉमी को क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। 2011 में यहाँ से सवाल पूछा गया है। उसके बाद ये लाइन देख लीजिएगा कि बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल, दे आर कैरेक्टराइज्ड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सिंपल सा यहीं से सवाल पूछा गया था कि बंडल शीथ सेल जो है उसका रोल क्या है, तो उससे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट उसमें ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट लार्ज भी होते हैं और नंबर भी ज्यादा होता है। तो यहाँ से सवाल पूछा गया था। एक साल क्वेश्चन आया था C4 प्लांट का, लेकिन उसमें C4 प्लांट नहीं मेंशन हुआ था, उसमें ये प्लांट का नाम मेंशन था। तो आपको ये एग्जांपल भी दोनों याद रखिएगा। इसके बाद इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होता है C4 साइकिल में। ठीक है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पूछा था, 2017 का सवाल है और 2022 का भी क्वेश्चन है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है। तो कौन है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फेनॉल पाइरुवेट है। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी का भी प्राइमरी एक्सेप्टर याद रखिए, किसी का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, वो भी इस चैप्टर में बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट पूछा गया कि मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, ये भी बात सही है। द C4 एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल, ये भी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। इतने में से 4 साल सवाल पूछा गया, 2017, 22, 21 और 19, सिर्फ इतने में से क्वेश्चन पूछा गया। रुबिस्को कहां होता है, 2013 का क्वेश्चन है, बंडल शीथ में। ये याद रखिएगा, इसी को C4 साइकिल कहा जाता है, हैच एंड स्लैग पाथवे भी इसी को बोला जाता है। फोटो रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रुबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, करेक्ट, 2024 का क्वेश्चन है। 24 में 2 क्वेश्चन आए थे यहीं से, फोटो रेस्पिरेशन से। C3 है ना मेरा सिलेंडर, C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू रुबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। अच्छा C3 प्लांट में O2 बाइंड हो जाता है रुबिस्को के साथ। अच्छा हाँ, जब भी फोटो रेस्पिरेशन होता है तो वो फिक्सेशन डिक्रीज तो हो ही जाता है। तो C3 प्लांट में क्या होता है कि O2 बाइंड टू रुबिस्को, जिसकी वजह से CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है। ये 2024 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आया 2020 का 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन इन ए पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इसमें 3 कार्बन का नंबर पूछा गया था। सिंपली मैंने चेक किया था कि फॉस्फोग्लिसरेट में कितने कार्बन होते हैं, तो इसमें 3 कार्बन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर 2016 और 12 का क्वेश्चन है, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ये दो बार सवाल, एक्चुअली 2 से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग में था या तो स्टेटमेंट बेस्ड में था, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे, अदरवाइज और भी ज्यादा साल क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2024 एंड 16 में मेसोफिल सेल में नहीं होता, बंडल शीथ सेल में होता है। तो ओवरऑल इसमें आप ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ एक बार चेक कर लीजिएगा, ये पैराग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसको अगर आपने पूरा अच्छे से कर लिया तो मतलब आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो इसमें आपकी गलतियां मुश्किल से 1 या 2 गलती होगी, 1 या 2 निकलने के चांस होते हैं, बट इससे ज्यादा गलती नहीं निकलेगी अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो।
इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग से 2 सवाल आया है, 2 लाइन से। एक तो लाइट सैचुरेशन से आया है, अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट, यहाँ से पूछा गया था स्टेटमेंट बेस्ड में। और एक क्वेश्चन आया था टेम्परेचर से, C4 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर एंड शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल C3 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमा। C4 प्लांट के लिए हायर टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन जो C3 प्लांट होते हैं वो लोअर टेम्परेचर पे भी ऑप्टिमम बिहेव करते हैं। तो ये 2017 का क्वेश्चन था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ओवरऑल अगर अब मुझसे पूछा जाए कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था, तो देखो, एक फोटो रेस्पिरेशन को अच्छे से कर लेना, फोटो रेस्पिरेशन को अच्छे से कर लेना, मुझे लगता है यहाँ से सवाल बन सकता है फोटो रेस्पिरेशन वाले पार्ट से, ठीक है। और बहुत बहुत ईजी है, बहुत आसान है, सिर्फ आप एक बार रीड कर लेना और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मैंने बताई इसको बगल में लिख लेना और याद रखना इसी में से सवाल आ जाएगा। क्योंकि देखो, इस एमआर से उनको क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछना, तो जो मैंने आपको लाइन बताई है ना, इसी में से देखो, जितना भी प्रीवियस ईयर है ना, अगर आपको ने उसको लगा लिया ना, तो आपका 60-70% वैसे भी तैयार है। 60-70% मान के चलो इतना, क्योंकि उनके पास भी उतनी ही बुक है, वो कैसे कहां से वो नई नई चीजें लेकर के आए, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एक बार उसको देख लेना। बाकी ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहाँ है, क्या है, इसको एक बार देख सकते हो। बाकी ये मीजोफिल सेल है, लेबलिंग देख लेना, ये मीजोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट ये याद रखना, और ये वाली लाइन, ये इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये याद रखना, बंडल शीथ सेल क्यों होती है। इस तीनों के स्टेप एक बार देख लेना, ठीक है। रिडक्शन में जहां पे भी ATP NADPH आ जाए, कहां पे यूज हुआ है, कहां पे बन रहा है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी इस लाइन में ये इतना, इसको साइड में लिख करके याद रख सकते हो कि लाइट रिएक्शन कहां हो रही है, डार्क रिएक्शन कहां हो रही है, डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें यूज में आ रही है, लाइट रिएक्शन का कौन कौन सा प्रोडक्ट बना, कौन सा बाहर चला गया क्लोरोप्लास्ट के, ऑक्सीजन बाहर चला गया, कौन कौन वापस से डार्क रिएक्शन में यूज हो गया। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन उसको याद रखो। देखो, कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, जहां से भी क्वेश्चन पूछा है, अब मैंने आपको टोटल 2013 से आई थिंक 2024 तक के मैंने आपको क्वेश्चन कराए। अगर मैंने नहीं कहीं लेवलिंग किया ना, दैट मीन्स ऑलरेडी कवर हो चुका है। इतने से जो भी क्वेश्चन आए हैं, आप देख पा रहे हो कि ज्यादातर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, या फिर बहुत इजी इजी लाइंस हैं। जो भी मैंने आपको, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपको अंडरलाइन करा दिया है। बाकी देखो, इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लेना। देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं नहीं कह रही कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और मजे की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन इसके लिए ना आपको पूरा घुसना पड़ेगा चैप्टर में, और बहुत अच्छे तरीके से घुसना पड़ेगा, तब जाके ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल इंटरेस्ट मारो गोली, उसको साइड में रखो। बाकी ये लाइन याद रखो कि नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में कौन कौन है, PS1 है, PS2 है, बोथ है, सेम फोटो फॉस्फोराइलेशन साइक्लिक वाले में भी चेक कर लेना एक बार। साइड में ये बना लो, यहां से भी सवाल आएगा, 90% पॉसिबिलिटी है कि इसमें से तो क्वेश्चन आएगा। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे ना, इसमें एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का एक बार रोल चेक कर लेना, क्या करता है। रिक्वायरमेंट, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि लाइट रिएक्शन है, कि लाइट H2O लाइट एंड क्लोरोफिल की नीड होगी, है ना। बाकी PS2 का याद रखना कि PS2 का 680 है, PS फर्स्ट का P700 है। इसको एक पल के लिए देख सकते हो आप। एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में, इसलिए उसको भी देख लीजिएगा। और इसमें तो सिर्फ एक लाइन है कि अगर H2S होता है तो वहां पे O2 नहीं होता, दैट मीन्स कि इसमें एक लाइन लिखी गई है, O2 रिलीज्ड फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है, इसमें O2 आया है, H2O से, CO2 से नहीं आया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, चलो। अब जो हम लोग चैप्टर देखेंगे वो है अपना रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इसमें पहला पेज छोड़ दो, बाकी दूसरे पेज में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। एक तो लोकेशन याद रखिएगा कि कौन सा, देखो, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, उसका भी लोकेशन याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, ETS कहाँ चल रही है, और साथ ही साथ क्रेब साइकिल कहाँ हो रही है, सबका लोकेशन आपके टिप पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको याद रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, whereas the breakdown of complex molecule to yield energy takes place in cytoplasm and mitochondria। फिर the breaking of सेलुलर रेस्पिरेशन का ओवरऑल यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है स्लाइड में, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में था, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था ग्लाइकोलिसिस में, इसको याद रखना है कि इसको और क्या कहते हैं, EMP पाथवे 2023 में पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग में था, ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म 2024 मैच द फॉलोइंग में था, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। ओवरऑल सिर्फ इतना ही था, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है, 4 दिए गए थे, जैसे मान लो ETS दिया है, ग्लाइकोलिसिस दिया गया है, क्रेब्स दिया गया है, ऐसे ही एक और था कोई,
उसमें से आपको मैच करना था। तो इधर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था, इनर मेम्ब्रेन था, कुछ कुछ था, बट साथ में साइटोप्लाज्म था। तो आपको ये चारों का मैच करना था और सेम ईएमपी पाथवे का था, कुछ का अलग 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 नाम रख लिया हुआ था। फिर ग्लाइकोलिसिस के सामने आपको ईएमपी पाथवे पे टिक करना था कि हाँ ये ए है तो ए का 4 होगा, ए का बी हो, सॉरी ए का सेकेंड होगा, कुछ ऐसा ही मैच था, फॉलोइंग था। और नेक्स्ट ये आया था 2019 में। देखो ग्लाइकोलिसिस में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप ये पढ़ो ये मत पढ़ो, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन आया मैं आपको वो बता रही हूँ। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजाइम का नाम पूछा गया था एक, कि जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ था, तो उसका नाम था हेक्सोकाइनेज, दिया था 2019 का एंजाइम। ठीक है, फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज आर phosphorylated give rise to glucose 6 phosphate by an activity of enzyme hexokinase। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप। ठीक है, यूटिलाइज्ड एटीपी कहाँ कहाँ यूज, एसेट्स एंड रीजन का क्वेश्चन था 2023 का, कि एक पूछा गया था कि एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप। हाँ, एटीपी 2 स्टेप में यूटिलाइज हुई है ग्लाइकोलिसिस में, ये पहला असर्शन था। दूसरा ये रीजन दिया गया था और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा था कि कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पे और ये दूसरा यहाँ पे। तो ये वाली लाइन एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर NAD+ के बारे में बात किया गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, 2019 का क्वेश्चन है। फिर इस स्टेप से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, देखो एटीपी बन रहा है ना, इसलिए इसको एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस कहा जा रहा है। तो 2024 में पूछा गया कि द कन्वर्जन ऑफ BPGA to 3-phosphoglyceric acid PGA is also an energy yielding process, क्योंकि यहाँ पे एटीपी बना ना, सिंपल सी चीज है इसलिए। फिर एटीपी कैलकुलेट, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, एटीपी कैलकुलेट आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे कितना एटीपी बन रहा है। नेक्स्ट फर्मेंटेशन से आया है सवाल, इसमें आपको ये बताना है कि उन्होंने 4 दिए थे, उसमें से आपको बताना था कि CO2 कहाँ पर रिलीज नहीं हो रही है। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी CO2 रिलीज होती है, सिर्फ लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती। तो लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती, 2014 का क्वेश्चन था। फिर 2022 में आया कि इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी रिलीज लेस देन 7%। हाँ 7% एनर्जी कितनी रिलीज होती है वहां से क्वेश्चन था, तो यहाँ पे लेस देन 7% ऐसे दिया गया था, स्टेटमेंट में नहीं था, ऐसे लिखा गया था कि लेस देन 7%। तो ये 7% से क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी देख लीजिएगा आप। फिर यहां से सवाल पूछा गया है मैग्नीशियम, इसको इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। देखो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, और साथ ही साथ पायरुविक डिहाइड्रोजिनोज रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, बहुत सारे कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम A। इसका नाम आया था ये एलिमेंट का Mg+2 का 2020 में, यहां से सवाल पूछा गया। सोचो, आप सोच रहे हो कितना आसान सा सवाल पूछा जाता है, एंजाइम का नाम पूछा गया है, Mg+2 से क्वेश्चन आए, देखो 2020 में, 2023 में। नेक्स्ट, ये बहुत सुंदर सा स्टार है, ये मैंने आपको इसलिए बनाया कि ये साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिट्रेज सिंथेसिस को बोला जा रहा है, 2023 का क्वेश्चन है डायरेक्टली कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने बोला था मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, तो उसमें यही सब दिया जाएगा, एक साइकिल का नाम दिया जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड दिया रहेगा। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसी के बगल में दिया गया था सिट्रेट सिंथेस। इसका लोकेशन पूछा गया है 2024 में कि कहाँ पे हो रही है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। साथ ही साथ ये साइकिल आपको घोट के तो पीनी ही है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या, यहाँ पे एक स्टेप और है, ये सब आपको याद रखना है। इस साइकिल से कितने साल क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 2017, 20, 23, 22, 24, 22 में 2 बार आया है। तो आप समझो कि ये वाली साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, लोकेशन के साथ। ETS से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, 2021 में। देखो 2 बार ही नहीं पूछा गया, और बार पूछा गया, लेकिन ये जो 2 बार क्वेश्चन आए ना, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बिना आए नहीं आएगा। और एक और पूछा गया कि 2024 में और 2019 में मैच द फॉलोइंग में कि कहाँ पे हो रहा है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। इसके बाद एक साल सवाल आया था 2024 में और 2022 में भी आया है। ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, सारे 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सबके सामने ये लिखा गया कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड का साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 3 का सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और कॉम्प्लेक्स 4 का साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सिंपल यहां से सवाल पूछा गया था, सिंपल, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और 2 बार पूछा गया 2022 में भी। फिर ये क्वेश्चन आया था मोबाइल कैरियर कौन है कॉम्प्लेक्स थर्ड और 4 के बीच में, तो वो है साइटोक्रोम C। यहां से सवाल पूछा गया है 2022 में। नेक्स्ट एम्फीबोलिक पाथवे का है 2023 में, यहां से सवाल पूछा गया है इस लाइन से कि इफ फैटी एसिड वर बी इंस्पायर्ड से
दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू एसिटिल कोएंजाइम ए एंड एंटर द पाथवे। यहां से 2023 में सवाल आ चुका है। नेक्स्ट 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 यहां से है कि ये सवाल नहीं आया है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसको याद रखिएगा एटलीस्ट कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना होता है कार्बोहाइड्रेट का, 1 होगा, और फैट का लेस देन 1 होता है। ये एक फैट का नाम दिया गया है, इससे सवाल आया 2019 में कि इसका 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.9 होता है। बस इतना सा था। इसमें मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, तो मेरे हिसाब से देखो देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं आता। बाकी ग्लाइकोलिसिस मोर देन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मच मोर, क्या ही कहा जाए इसको, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। और ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन एक बार रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसको तो एटलीस्ट कर ही लीजिएगा, जहां से भी पुराने साल में सवाल पूछा गया है उसको तो कर ही लीजिए। बाकी सबका कहां कहां पे हो रहा है, कहां पे लोकेशन है, उसको याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। सारे कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल कैरियर कौन है, साइटोक्रोम सी, इसको भी याद रख सकते हैं। देखो 3 चीजें इस चैप्टर में पढ़ने लायक, ग्लाइकोलिसिस है, ईटीएस है और क्रेब्स साइकिल है, तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से इतना कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन है कि किसका कितना होता है। कार्बोहाइड्रेट का 1 है, फैट का 0.7 है, एक और फैट का नाम दिया गया उसका 2019 में 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.9 है। सिंपल सी चीज है, सिर्फ इतनी चीजें आपको रेस्पिरेशन में पढ़नी है। नेक्स्ट जो हम लोग उठाएंगे प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें तो जब मैं सेलेक्ट कर रही थी कि अच्छा इस साल में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इतने ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। उसमें ज्यादातर जो मैंने क्वेश्चन देखे कि 90% क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं 2010 से लेकर के 2012 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन आए, सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सब में आपको ये बताना है कि 4 स्टेटमेंट दिया गया है, चारों में से आपको ये बताना होगा कि कौन सा आपका इनकरेक्ट है, कौन सा आपका करेक्ट है, ऐसा। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मुझे पता है आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक हार्मोन आपने उठाया, उसको एक दिन एक पन्ने पे लिखा कि अच्छा ये करा रहा है, वो सारी चीजें लिखी और उन सारी चीजों को याद करो। नेक्स्ट डे दूसरे हार्मोन को उठाओ, उसके सारे लाइंस लिखो, फिर उसको याद करो। उसके नेक्स्ट डे वापस से एक हार्मोन उठाओ, 4 ही है, खत्म हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज देखो उस चैप्टर से 2 से लेके 4 क्वेश्चन तक आना फिक्स है। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, आपकी किस्मत, ठीक है। अगर अच्छे से कर लोगे तो वो चैप्टर क्वेश्चन नहीं गलत होगा, नो डाउट, और ना ही वो ट्विस्ट कर। देखो बायो में ना अगर 360 में 360 नंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन नहीं ट्विस्ट करने वाला है, सिंपल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। लिटरली जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं जितने भी पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो मैंने खुद पहले चेक किया है। मुझे याद तो नहीं होगा ना कि कौन से साल कौन सा सवाल पूछा गया, तो आपको मैंने दिखाया है कि ये जो कई बार ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन वैसा हुआ कि मुझे लाइन ढूंढने में थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लग रहा था, तो उस 1-2 मिनट में मुझे लगा कि शायद में भी थोड़ा ट्विस्ट कर दिया होगा, लेकिन 1-2 मिनट के अंदर मुझे वो दिख जा रहा था एनसीईआरटी में कि अरे ये तो यही वाली लाइन लिखी गई है। फिर मेरे को रियलाइज हो रहा था कि कुछ भी बाहर नहीं, बाहर तो छोड़ो, कुछ ट्विस्ट ही नहीं है, बाहर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 360 में 360 आ रहा है, कुछ ट्विस्ट ही नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वही जाकर के आपके पेपर में पूछा जाएगा, वही आपको जाकर ओएमआर में फिल कर देना है, दैट्स इट। चलो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये देख रहे हो, देखो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन है इस चैप्टर में आपके हार्मोन वाले पार्ट से ही पूछा जा रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने जो देखे ना, मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ से पूछा गया है। इस पेज से ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, पता नहीं क्यों दिया गया है। बाकी इस लाइन से सवाल पूछा गया है, वो भी मैंने बोला ना स्टेटमेंट बेस्ड था, तो उसमें ये था डायरेक्टली लाइन था कि हाँ प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होता है कि डिटर्मिनेट होता है, तो वहां पे उन्होंने डिटर्मिनेट लिखा था, तो इनकरेक्ट बताना था, तो इनडिटर्मिनेट होता है, डायरेक्टली यही लाइन थी ही। इसके बाद ये लाइन थी कि ग्रोथ मीजरेबल होता है, डायरेक्टली लाइन यही थी। मैंने बोला ना इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था, तो ये करेक्ट था, 4 स्टेटमेंट थे, डिटर्मिनेट दिया गया था और यही इनकरेक्ट था। इसके बाद
देखो ये सब आप याद रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रखना है, आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको वो बता रही हूँ और जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पे रीड करने के लिए। डी डिफरेंशिएशन से 2 बार सवाल पूछा गया है कि एक बार देख लो, एक बार तो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा गया था कि लॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी टू डिवाइड प्लांट्स, लॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीजन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। क्या होता है डी डिफरेंशिएशन। उसके बाद पूछा गया, एग्जाम्पल पूछा गया था कि डी डिफरेंशिएशन कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटिक सेल्स। 2024 का सवाल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मन हो तो डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन भी पढ़ लो, अदरवाइज यहां से 2 बार सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्लास्टिसिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आया है और एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा गया। एग्जाम्पल देखो 21 में भी पूछा गया, 22 में। एग्जाम्पल ये 3 तो याद रखना ही है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बटर कप दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अभी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं चैप्टर पढ़ा है तो कौन सा टॉपिक है जिसको आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगी, उसके लिए परेशान मत हो। बाकी यहाँ से सवाल पूछा गया है कोलियोप्टाइल से कि फोटो पीरियोडिज्म कहाँ पे देखने को मिला था, तो वो कोलियोप्टाइल है 2019। एक बार और कहीं पूछा गया था, वो मैंने यह नहीं मेंशन किया है। फिर पूछा गया कि ऑक्सिन कौन आइसोलेट किया, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, और टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, इसको भी मेरे कहने पे एक बार याद रख लो। नेक्स्ट यहां से सवाल पूछा गया था कि किनेटिन टर्म किसने दिया, 2 साइंटिस्ट का नाम स्कूग एंड मिलर। 2020 का क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ पढ़ लेना, कई बार सवाल आया है, 2024 में भी आपके आया है, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेना। उसके बाद अब देखो, अब हार्मोन का खेल स्टार्ट हुआ है और यहां से अब सारी चीजें ट्विस्ट करना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो ऑक्सिन प्रमोट, ऑक्सिन से सवाल पूछा गया है, ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल 2019 में। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज 2017 में। फिर आया एपिकल डोमिनेंस, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, ये टी प्लांटेशन वाला है ना, हेज मेकिंग होगा आई थिंक, हाँ हेज मेकिंग, इससे सवाल आया 2022 में और 2019 में। फिर पूछा गया ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टोमेटोज, इससे पूछा गया। एक एक लाइन दिया गया, लिटरली एक एक लाइन ये दी गई, ऑक्सिन आर वाइडली यूज्ड इन हर्बिसाइड्स एज हर्बिसाइड्स, इससे क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ यही एक लाइन थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है 2020 में। फिर वाइडली यूज्ड एज 2,4-D, वाइडली यूज्ड एज किल डाइकोटिलिडोनस, इससे भी सवाल आया है 2021 में, ठीक है। क्या होता है यूज 2,4-D का, वीड फ्री लॉन बनाने में यूज होता है कि वीड्स को ग्रो नहीं करने देता। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडोनस प्लांट, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर्स। तो देखो 2022 में, 2024 में, 2021 में और 2019 में, 19 में, 22 में, 2017 में, ठीक है। तो सिर्फ हार्मोन वाले पार्ट से ही क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आया था स्टेटमेंट बेस्ड, जितनी भी चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है ना, ये सब पूछा गया है, ठीक है। बस मैंने आगे ईयर मेंशन नहीं किया क्योंकि वो फिर मुझे थोड़ा लग रहा था कि बार बार सेम ही, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, सारे 95% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। और जिब्बर्लिक एसिड और एसिडिक सही है, ये लिखा था। इंक्रीज द जिब्बर्लिक एसिड किसमें हेल्प करता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, सही बात है। डिले सेंसेशन कराएगा, ये भी सही है। स्पीड ऑफ द मोल्डिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड में था। यहां से 2 बार सवाल पूछा गया है, 3 बार एक्चुअली, 2024 में, 2020 में और 19 में। शुगर केन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रख ही लेना, ठीक है। क्या है, शुगर केन, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्बर्लिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टम, दस उससे यील्ड बढ़ जाती है। अब वो लंबा हो जाएगा तो ऑब्वियस है ना, अगर शुगर की लेंथ बढ़ रही है तो उसकी यील्ड तो बढ़ेगी ना अल्टीमेटली। फिर स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स विद जिब्बर्लिक एसिड हैस्टेन्स इन द मैच्योरिटी पीरियड, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, इसमें भी जिब्बर्लिक एसिड है। जिब्बर्लिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग इन बीट, कैबेज एंड मिनी प्लांट इन रोजेट हैबिट। तो बीट एंड कैबेज ये दोनों दिया गया था, ये भी सवाल आ चुका है। साइटोकाइनिन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जियाटिन कहाँ से मिलता है, कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क। उसके बाद सवाल पूछा गया कि साइटोकाइन हेल्प ओवरकम टू एपिकल डोमिनेंस, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सिंथेसिस। 2024 में मैच द फॉलोइंग है। देखो आप दिख रहा है ना, ये सारी चीजें पूछी गई, मैं क्या ही अब एक एक लाइन पढ़ूं, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि ये जितने भी, देखो चैप्टर खत्म हो चुका है, आप सिर्फ कलर्ड वाले पोर्शन चेक करना, ये पूरा पेज, ये पूरा पेज और ये
ठीक है, ये इससे से कितने सारे सवाल पूछे गए। इस चैप्टर में हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। बाकी इसमें कोलियोप्टाइल याद रख सकते हो, साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना। प्लास्टिसिटी में 4 के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके एग्जाम्पल्स के नाम याद रख लेना, कौन कौन से प्लांट्स दिए गए हैं। साथ ही साथ डी डिफरेंशिएशन का एक बार आप डेफिनेशन देख लेना, ये कर सकते हो। बाकी ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है, आपको हार्मोन वाला पार्ट ही याद रखना है। और इसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे मान लो आपने एक हार्मोन उठा लिया, मान लो आपने एथाइलिन उठा लिया, एथाइलिन के बारे में जितनी भी चीजें एथाइलिन करा रहा है उन सबको लाइन से लिखो, ठीक है, और सबको याद कर लो, ऐसा कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो चीज मान लो आपको नहीं पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, आपको नहीं पता कि कहाँ आपने बहुत लेट पढ़ा या फिर जो भी रीजन है, आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो वहां पे आपका सवाल नहीं बन रहा है, मैं समझ रही हूँ कि ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से आपको वहां पे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। लेकिन बायोलॉजी में आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसमें कंप्लीट पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपका फॉल्ट होगा, ठीक है, कंप्लीट आपका फॉल्ट है। अभी 15 अप्रैल है, ठीक है, 15 अप्रैल है। अभी आपके पास टोटल सब मिला के 19-20 दिन बचे हुए हैं, लेकिन ठीक है, आप 15 दिन ही बस मान के चलो, 15 दिन मान के चलो। तो जितना कर सकते हो उतना करो, दैट्स इट। बाकी अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसा बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है जो 2026 की प्रिपरेशन करना चाहता है, अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए तो ईपीटी ने अपना वो भी कोर्स लॉन्च किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां का लिंक मिल जाएगा, आप वो भी जाकर के एक बार चेक कर सकते हो। थैंक यू।